आने की जरूरत है नहीं। कुछ नहीं, कोई उम्मीद नहीं इससे। तो फेड दरें घटाएगा, लिक्विडिटी की दिक्कतें खत्म होंगी। फेड लेकिन दरें घटाएगा तो इन्फ्लेशन का सरदर्द और तूल पकड़ेगा। फेड फंसा हुआ है। और ध्यान रखें, क्रेडिट स्विस जो है वो दुनिया के टॉप 30 सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स में से एक, तो उसके रिपल इफेक्ट का रह रहे के डर बना हुआ है। पर रिलीफ रैली बढ़िया थी। यूएस में दिखाया था भाई, जहां का बैंक है यूरोप के भी मार्केट दिखा दीजिएगा, रिलीफ वहां पे भी बढ़िया था। क्रेडिट स्विस तो वहां का सरदर्द है। 1% वहां के मार्केट उछल के कामकाज कर रहे थे जब वहां पे ट्रेड की समाप्ति हुई थी कल। यह है यूरोप का हाल। अच्छी मजबूती के साथ कामकाज हुआ, तो एक रिलीफ तो प्ले आउट हुआ है। अब कहने के लिए हमने कुछ प्रीएम्प्ट कर लिया हो या फिर हम आज इस रिलीफ में कुछ पार्टिसिपेट करते हुए नजर आए, लेकिन आप कैसे देख रहे हो इस रिलीफ को अक्रॉस द ग्लोब? बिल्कुल आशीष, ये देखिए, मैं एक चीज़ देख रहा था ग्लोबल क्यूज के हिसाब से और इंडिया पे इम्पैक्ट के हिसाब से। कल जो बात हुई थी कि कल लेट रिकवरी जो आई थी, बहाना बन गया वो रशिया और यूक्रेन वाला। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा, अगर आप पिछले एक महीने का रशियन इंडेक्स का चार्ट देखें और एक महीने का क्रूड का चार्ट देखें, ये एक इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट अब एक चीज़ पचा चुका है कि हम क्लोज हैं इस वॉर के ख़त्म होने के या डी एस्केलेशन के। कहीं ना कहीं मार्केट ये मन बना चुका है और कल वो इसीलिए शायद वो लास्ट के 1 घंटे में रिकवरी आ गई। ये इसका इम्पैक्ट क्या है इंडिया के लिए? देखिए, क्रूड की जो गिरावट है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इंडिया के लिए खास तौर से, क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा ग्लोबल मैक्रो हेडविंड जो रहता है हमेशा क्रूड रहता है, क्योंकि हम इतना क्रूड इम्पोर्ट करते हैं। तो क्रूड में जो बड़ी डिक्लाइन आई है, ये हमारे लिए एक बड़ा पॉजिटिव है। और एक और चीज़, डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ हुआ है पिछले 3-4 दिन में और बॉन्ड यील्ड्स कूल ऑफ हुई हैं। वो ऑब्वियसली जो अमेरिका में बैंकिंग क्राइसिस चल रहा है उसकी वजह से एक आप मान के चल रहे हैं कि शायद टर्मिनल रेट जो है अब उतना नहीं है जो 2 हफ्ते पहले था। और क्लियरली फेड की सारी हवा निकल गई है, जो वो एकदम सोच के बैठे थे। अब जब इकोनॉमी में इस तरीके की प्रॉब्लम आती है ना, तो फेड के पास कुछ ऑप्शन नहीं बचता वापस मनी प्रिंटिंग करने के अलावा। तो मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा था, पिछले 3-4 दिन में आपने देखा होगा, इतनी एफआई सेलिंग हो रही है फिर भी डॉलर रुपी काफ़ी स्ट्रांग है, मतलब रुपी काफ़ी स्ट्रांग है, रेजिलिएंट है काफ़ी। वो एक कुछ इंडिकेट कर रहा है आपको कि एक पॉजिटिव मैक्रो की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से ये क्रूड भी बिहेव कर रहा है। इसमें बस ये जो बेमौसम बरसात आ गई ना, इसने थोड़ा सा एक मुझे लग रहा है मामला ख़राब कर दिया। वरना सब चीज़ें मुझे लग रहा है कि ग्लोबली ठीक लग रही थी। और एक बार ये सब सेटल होगा उसके बाद एफआईएस का पैसा मुझे लग रहा है कि इंडिया में वापस आएगा। हो सकता है वो इस साल के एंड से आना शुरू हो, वैल्यूएशन भी कंफर्टेबल हो जाए तब आना शुरू हो। तो वो एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ जो नीरज जी बता रहे हैं कि अमेरिका में खास तौर से आईटी स्टॉक्स में अच्छी खासी बाइंग है, लेकिन इंडिया में नहीं है। वो बहुत मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मार्केट को तंग कर रहा है। कल भी निफ्टी आईटी देखिए काफ़ी वीक था और निफ्टी आईटी जो है अब एक इंडिकेट कर रहा है आपको कि वापस शायद 52 वीक लो की तरफ जा रहा है। क्यों? क्योंकि विप्रो जो कि एक सेक्टर का लीड इंडिकेटर है, कल विप्रो ने 52 वीक लो बनाया और इन्फोसिस और टीसीएस भी काफ़ी करीब हैं उसके। तो 2.5 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो इंडियन आईटी और नैस्डैक के बीच में एक डाइवर्जेंस आ रही है। अब ये टेम्परेरी है या नहीं, इससे काफ़ी इंपैक्ट पड़ेगा। हम ट्रेड सेटअप में भी एक चीज़ और डिस्कस करेंगे कि कल ज़्यादा सेलिंग निफ्टी में थी बैंक निफ्टी के बजाय। तो थोड़ा सा यूएस में उल्टा हो रहा है। यूएस में मतलब आप ओल्ड इकोनॉमी वर्सेस न्यू इकोनॉमी देखेंगे और यहाँ पे न्यू इकोनॉमी वर्सेस ओल्ड इकोनॉमी देखेंगे तो एक कंप्लीटली डिफरेंट पिक्चर बन रही है। वो बहुत मुझे लग रहा है इंटरेस्टिंग बन रही है। लेकिन सबसे बड़ा ग्लोबल फैक्टर तो ऑब्वियसली वो रेट हाइक पर ही आने वाला है। जैसे नीरज जी कह रहे हैं 73% लोग मान के चल रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट वो प्राइस्ड इन है, लेकिन कमेंट्री क्या होगी उनकी, आई थिंक वो मार्केट उस पर ज़्यादा रिएक्ट करेगा। वो क्या बोलने वाले हैं पावल साहब, स्पेशली ये जो रिसेंट क्राइसिस है इसको लेकर क्या बोलने वाले हैं, देखते हैं। अब वो